नमस्कार। आज का जो विषय है वो है 11th क्लास में और 12th क्लास में कैसे स्टडी करें, यानी हाउ टू स्टडी इन 11th क्लास एंड 12th क्लास। आप देखें कि जिन बच्चों ने 10th पास कर लिया है वो अब 11th में एडमिशन ले चुके होंगे, क्लास शुरू हो गई होंगी। जो ऑलरेडी 11th पास कर चुके हैं वो तो पहले से ही अपना क्लास उनकी स्टार्ट हो जाती हैं टाइमली, क्योंकि 12th बोर्ड एग्ज़ाम है और इसके बाद आपको अपने कैरियर चुनना है, आपको प्रोफेशनल कोर्स करने हैं, आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सब आपको डिसाइड करना होगा। आप उसी के अनुसार अपनी स्ट्रीम भी सेलेक्ट कर चुके हैं कि आपको पीसीएम लेनी है, अगर इंजीनियरिंग साइड में जाना है पीसीबी लेनी है, अगर आपको मेडिकल साइड में जाना है कॉमर्स लेनी है, अगर आप कोई कॉमर्शियल साइड में जाना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं, आईसीडब्ल्यूए करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, या आपको आर्ट स्ट्रीम में जाना है तो आप लॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो है और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनको कर सकते हैं, और साइंस कॉमर्स में भी आप कॉमन जॉब है उनको कर सकते, बैंकिंग में आप जा सकते हैं। वो आपने अपने फैमिली से डिस्कस करके, अपने मित्रों के साथ डिस्कस करके उसको आपने फाइनल कर लिया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। अब मैं बात करूँगा कि जो बच्चे 10th पास करके आए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपको मेंटेन करनी है, तो आपको पता है कि कड़ी मेहनत, वर्क हार्ड करना होगा। जो बच्चों की एवरेज परसेंटेज आई है वो थोड़े से जाग जाएं, स्टडी आवर्स को बढ़ाएं, किसी तरीके से अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाएंगे तो वो भी अच्छे स्टूडेंट्स में गिनती आएगी। देखिए, अच्छा स्टूडेंट बनना कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कैसे बनते हैं। देखिए, मैंने पहले भी जो मेरे वीडियो पड़े हुए हैं उनमें बताया है कि जो मेरी अपनी पर्सनल डेफिनेशन है कि माइंड इज जस्ट लाइक ए मेटल। मेटल का ये कैरेक्टर होता है कि आप उसको जितना रब करेंगे उतना ही ये चमकेगा, मेटल जो है उतना ही शाइनिंग देगा। ऐसे ही माइंड की कल्चर है मेरे हिसाब, पर्सनल व्यू है मेरा ये, मेरे हिसाब से कि आप माइंड से जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ये शाइन करेगा, उतना ही आपको समाज में रिस्पेक्ट देगा, आपको क्लास में रिस्पेक्ट देगा, आपकी गिनती अच्छे बच्चों में होगा। तो सबसे पहले तो आपका 10th में जो भी अच्छा लेवल है तो आप मेंटेन करिए, एवरेज है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप स्टडी आवर्स बढ़ाइए। डेली 5 से 6 स्टडी आवर्स होने चाहिए आपके मिनिमम। अगर आप कोई ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं तो ठीक है, वो है, लेकिन घर पे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि चाहे आप ट्यूशन पढ़ें या कोचिंग करें, ये सब डिपेंडेंट स्टडी बोली जाती है, यानी किसी की हेल्प से आप स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी वो बोली जाए घर पे पढ़ रहे हैं आप। तो मैं जो है जो मेन इस वीडियो में बात करूंगा वो साइंस स्टूडेंट्स पे बात करूंगा जो इंजीनियरिंग में आगे 12th के बाद कंपटीशन देना चाहते हैं, क्योंकि मेरा करियर इंजीनियरिंग का ही है तो मैं उस पर ज़्यादा आपको अच्छी बात बता सकता हूँ। तो उसी पे बात करूँगा कि आप 11th से कैसे स्टडी करें जिससे कि आप 12th के बाद कंपटीशन भी निकाल सकें। वो मेरा ध्येय है इस वीडियो को बनाने का, वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो देर ना करिए और कोई भी कंजूसी मत करिए, तुरंत ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट्स में लिख के डालिए, मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल हर बात का जवाब, हर स्टूडेंट के जवाब का जवाब देता हूँ, तो आप उसकी भी बिल्कुल चिंता ना करें। अब आप देखें कि आप जो बच्चे 12th में आए हैं उन्होंने 11th को देखा है, उनकी मैं बाद में बात, पहले उन बच्चों पे बात करता हूँ जो 10th पास करके 11th में आए। आप देखिए, 11th में और 10th में काफ़ी अंतर है सब्जेक्ट के अंदर, खासकर साइंस स्ट्रीम में, कि जो फिजिक्स आपने पढ़ी थी
वो आपकी एक बुक थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 10th के अंदर। अब आप देखिए फिजिक्स की भी दो दो बुक्स होंगी, एक 11th में होगी, एक 12th में होगी। उसके बाद केमिस्ट्री की भी दो बुक होंगी, एक 11th में होगी, 12th में। और वो वैसी बुक नहीं होगी जो आपने 10th में पढ़ी है, काफ़ी हैवी बुक होगी, क्योंकि अब आपको टॉपिक के नाम वही होंगे, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है 10th के अंदर। चाहे फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, मैथ ले लीजिए। अब आपको वाइड स्टडी कराई जाएगी। वाइड स्टडी तो आपके स्टडी आवर्स कुछ भी रहे हो 10th क्लास में, लेकिन अब आप जो है बिल्कुल नियम बना लीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको डेली 5-6 आवर स्टडी करनी है। हर सब्जेक्ट का रिस्पेक्ट करना है, सब सब्जेक्टों को टाइम देना है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे और कोई सब्जेक्ट हो आपका। क्योंकि बच्चे मैंने देखा है कि साइंस स्ट्रीम वाले साइंस पे बहुत फोकस करते हैं, खासकर मैथ पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे बहुत कम ध्यान देंगे, केमिस्ट्री वीक हो जाती है। रेस्पेक्ट ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि जब आप सभी सब्जेक्ट का रेस्पेक्ट करेंगे तब आपकी परसेंटेज अच्छी होगी और आपको नॉलेज मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 घंटे 3 घंटे हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, लेकिन उनको भी 1 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए। आप उनको 1 घंटे का, मैथ को आप 2 घंटे पढ़िए, केमिस्ट्री को 2 घंटे 2 आवर्स पढ़िए, केमिस्ट्री फिजिक्स को 2 आवर्स पढ़िए। जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं जिनको आपको कंपटीशन भी देना है, उन पे आप फोकस ज़्यादा करें। और आप देखें शुरू में इजी मत रहिए। बच्चों को जनरली क्या होता है कि ये जो अप्रैल से क्लास हुई तो अप्रैल मई इजी, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इजी 11th क्लास में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं है तो बच्चे भी इजी है, नो बोर्ड नो टेंशन। तो इजी मत रहिए। आप ऐसे मान के चलिए आपने 11th में एडमिशन ले लिया, आप बोर्ड में, क्योंकि आपको आगे कंपटीशन निकालना है और कंपटीशन में 11th एंड 12th का कंबाइंड सिलेबस है, दोनों का सिलेबस मिला के आपका कंपटीशन बनता है। और ये भी ध्यान रखें, आप कंपटीशन के सिलेबस को उठा के देखेंगे तो 60% सिलेबस जो है 11th का है, और 40% जो आपका सिलेबस है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, वो आपके 12th का है। क्योंकि कंपटीशन लेने वाले बहुत क्लेवर हैं, वो देखते हैं कंपटीशन में आप भूल कहाँ करेंगे। आप भूल करेंगे 11th क्लास में, 11th को लाइटली लेंगे, 11th को कम स्टडी करेंगे, आप 12th को सीरियसली, तो वहाँ वेटेज कम दिया गया है, 11th को वेटेज ज़्यादा दिया गया है। 11th में वो टॉपिक्स आपके सिलेबस के हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनको 11th में रखा गया है। चाहे मैथ में आप उठा के देख लें, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, आप चाहे जेई मेंस का एग्ज़ाम दें या नीट का एग्ज़ाम दें, किसी का भी एग्ज़ाम दें, आप देख लें मेडिकल और इन दोनों के अंदर जो है इन पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। तो आप दोनों ही साल बड़े सीरियस रहें, कैरियर ईयर बोले जाते हैं। अगर 2 साल आपने तपस्या कर ली तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आप जो है अच्छे स्टूडेंट्स में होंगे, आपका भविष्य अच्छा होगा। आपको भविष्य अच्छा बनाना है तो आप अभी से 11th से ही सीरियस हो जाइए। और साथ के साथ आप ये देखिए जेई मेंस या जो भी कंपटीशन होते हैं उनके लास्ट ईयर के पेपर्स में कि जो यूनिट्स आपको पढ़ा दी जा रही हैं उन यूनिट्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल तो आप देखें टेक्स्ट बुक से स्टडी करिए हमेशा। आप ऐसे ही नहीं है कि आजकल फैशन जो है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, बच्चे मोबाइल पे ही पढ़ लेते हैं, मोबाइल पे ही उन्होंने बुक्स खोल ली, ई बुक्स पढ़ी हैं, वहीं से सब स्टडी कर ली। नहीं, टेक्स्ट बुक खरीदिए, टेक्स्ट बुक खरीदिए, में कोई कंजूसी मत करिए, टेक्स्ट बुक खरीदिए, पेन पेंसिल उठाइए और कॉर्नर स्टडी जिसको मैं बोलता हूँ, यानी चेयर टेबल पे बैठ के लिखिए, पढ़िए। 6 घंटे बेड पे लेट के नहीं पढ़ना, लेट के मोबाइल पे ई बुक्स। पेरेंट्स को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अपने कैरियर को धोखा मत दीजिए, आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। मोबाइल से दूर रहिए, उतनी ज़रूरत में यूज़ करिए मोबाइल को। हमेशा मोबाइल को अपने पास हमेशा यूज़ मत करिए, क्योंकि मोबाइल आपका भविष्य नहीं बनाएगा। मोबाइल जो है एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, न कि कोई भविष्य बनाने वाली डिवाइस है। आप ये ध्यान रखिए। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि हर बुक में, टेक्स्ट बुक में आप देखें कंपटीशन किट दी गई है पीछे।
तो जैसे जैसे आपकी यूनिट ख़त्म होती जाए उनका एक रिवीजन लीजिए। मैंने, आप देखें मेरे लिंक में जाएंगे वीडियो में तो आप देखेंगे मैंने 12th के बाद कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, 12th के बाद कंपटीशन कैसे क्वालिफाई करें, काफ़ी बातें डिटेल्स में बताई हैं। वो आप वीडियो देखें, उनको सुने और समझें, आपको बहुत ही नॉलेजेबल बातें मिलेंगी कि हम ज़रूरत नहीं है। आप देखें मैंने एक वीडियो बनाया है, कोचिंग की कोई नेसेसिटी है क्या कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए? ज़रूरत नहीं है। अगर आप 11 से सीरियस पढ़ रहे हैं तो काफ़ी बच्चे आप देखें जो इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं है, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, वो 12th के बाद ही IITs में अच्छा एग्ज़ाम निकाल देते हैं, अच्छी प्लेस पाते। कैसे निकाल देते हैं? क्वेश्चन यहाँ आता है, क्योंकि वो इसलिए निकाल देते हैं कि वो सीरियस स्टडी करते हैं। तो वैसे ही आप करें, आप अपने आप को जो है इसमें भौतिक सुविधाओं में ना आए। भौतिक सुविधाएं जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं स्टडी के। जितनी ज़्यादा आपको भौतिक सुविधाएं मिलेंगी उतने ही आप स्टडी में वीक साबित होंगे। जितने आप रफ एंड टफ रहेंगे लाइफ में उतने ही स्ट्रांग। जैसे मान लीजिए आप लेट के पढ़ते हैं, आपकी कोई स्टडी नहीं होगी, आप लेट के क्या पढ़ सकते हैं? पढ़ने का तो सिंपल प्रिंसिपल है कि आपकी मेमोरी तभी शार्प होगी जब ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये स्ट्रेट रहेगी। ये ध्यान रखिए। ये मैं अपने अनुभव की बातें बता रहा हूँ और जो मेरे टीचर्स ने मेरे को बातें बताई हैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बातें हैं, आप कोशिश करें। अगर अच्छी लगे तो आप अपने जीवन में उनको यूज़ करें, यूज़ करके देखें। यानी आपको वर्क हार्ड करना होगा। और यूनिट्स में पीछे एक रिवीजन के बाद जो है कोई भी टॉपिक हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके बाद थोड़े दिन के बाद 10-15 दिन के बाद आप उसकी कंपटीशन यूनिट को लगा के देखिए। यानी एक बार रिवीजन के बाद कंपटीशन यूनिट में क्या आपको पकड़ में आता है, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर आप एक नेक्स्ट रिवीजन लेंगे, आपके हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ये फाइनल एग्ज़ाम, बीच बीच में यूनिट टेस्ट सब होंगे। उसके बाद जब बीच में टाइम मिले आप देखें कि 5-6 आवर्स, एक दिन 2 दिन नहीं करना, रेगुलर करना है। चाहे आपकी होली हो, दिवाली हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, चाहे कोई भी छुट्टियां पड़ती हैं आपकी, हमेशा जो आपकी जहां आपको छुट्टी मिल रही है आप तुरंत जो है उसको पीरियोडिक रिवीजन एक आपका ऐसा टूल है, रिवीजन एंड टाइम टेबल स्टडी, जो कि वीक स्टूडेंट को ब्रिलियंट स्टूडेंट में कन्वर्ट कर देती है और ब्रिलियंट स्टूडेंट को एकदम जो है बहुत ही शार्प स्टूडेंट बनाती है कि वो अच्छे से अच्छा कंपटीशन निकाल सकता है। यानी आपको सीधी बात बताऊं मैं कि अनुशासन या डिसिप्लिन में लाइफ गुजारनी है, यानी तपस्या करनी है आपको अच्छी तरह से। जो पुराने ऋषि मुनियों की बात हुआ करती थी, अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से सिंसियरिटी स्टडी करनी है। एक नई फैशन और चल गई है 11th-12th क्लास में, प्राइवेट स्कूल हैं, अटेंडेंस मैनेज कर दी जाती हैं बड़े आराम से और बच्चे जो है घर पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। फिर जाके अपने कर आए 2-4 क्लास, प्रैक्टिकल कर लिया, हो गया पूरा साल ऐसे ही घर पे। वो क्या है, साहब पढ़ लेते हैं, मोबाइल से पढ़ लेते हैं, ई बुक से पढ़ लेते हैं। ये सब नहीं करना है। मोबाइल, ई बुक्स नहीं हेल्प करने वाली हैं आपकी। कोई चीज़ देखनी है देख सकते हैं आप, लेकिन स्टडी टेक्स्ट बुक से होगी, हमेशा ध्यान रखिए। वो आप परचेज करिए, उनसे पढ़िए और रेगुलर पढ़िए और उसको रिवाइज करके रखते जाइए। जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी यही बातें एप्लीकेबल हैं। उनके लिए अगर नहीं कर पाई हैं तो अब वो ध्यान रखें 12th वाले कि जब भी छुट्टियां पड़ें तो 11th में जो छूट गया उसको मैनेज करें कैसे ही। क्योंकि 11th में काफ़ी आप देखें 90% बच्चों ने काफ़ी पोर्शन छोड़ दिया होगा ये वाली, क्योंकि ट्यूशन बच्चे जो है ज़्यादातर क्लास टीचरों से पढ़ते हैं। क्लास टीचर क्या करते हैं कि अपने कुछ ऐसे ही हिंट कर देते हैं कि भाई ये यूनिट पढ़ लो, वो यूनिट पढ़ लो, उसमें जो है बहुत बढ़िया है। तो काफ़ी कम सिलेबस देखिए। कंपटीशन का 12th वाले बिल्कुल कंपटीशन के सिलेबस को देखिए, कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, कौन से टॉपिक का कंपटीशन के लास्ट ईयर पेपर्स को पढ़ के देखिए, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, उनकी कंपटीशन किट करके देखिए। और ऐसे आप देखेंगे कि दोनों कंबाइंड प्रिपरेशन करेंगे
तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, 11th वालों का होम एग्जामिनेशन भी अच्छा होगा, और साथ के साथ अगर आप सिंसियरली स्टडी किए और अभी से आप 11th से या 12th की शुरुआत से अभी से अगर आप कंपटीशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनाने लगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें देख लीजिए कंपटीशन किट में पेंसिल से टिक लगाइए, उसके बाद इरेज कर दीजिए, देख लीजिए अपने आप, सेल्फ चेक कर लीजिए कितने सही हो गए, गलत क्यों हुए, कहाँ कमी है। फिर टेक्स्ट बुक से पढ़िए, एक टेक्स्ट बुक से नहीं काम चलता तो लाइब्रेरी हर स्कूल में रहती है, आप उस टेक्स्ट बुक से निकालिए और स्टडी करिए। ये सब बातों का ध्यान रखिए। और बातें भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगी, लेकिन ज़्यादा ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ ही बातें शॉर्ट में बताऊंगा आपको। उसमें आप देखें, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, 25 तक के स्क्वायर और 20 तक का टेबल टिप्स पर रखिए। आप देखिए कैलकुलेशन में आपके 15 मिनट्स जो है किसी भी एग्जाम में बचेंगे, आपको अगर आता है, क्योंकि कैलकुलेटर को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। और जो है आप जो है खाने का पीने का अपना, और खाना पीना जो भी खाते हैं आप, वो अच्छा हेल्दी फूड्स खाइए। उसमें भी आप देखें, सोने और जगने का एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं है कि आजकल बच्चों में एक फैशन नाइट स्टडी की आ गई, रात में पढ़ते दिन में सोते हैं। भगवान ने रात बनाई काहे के लिए है? भगवान ने बनाई है रात सोने के लिए। एफिशिएंसी, मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसमें देखिए कि नाइट स्टडी के क्या नुकसान हैं। नाइट स्टडी से बच्चे जो भी आप देखें, डाइजेशन खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खड़ी होती है, हेल्थ खराब होती है, मेमोरी डिके होती है। तो रात भर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। तो दिन में सोने के लिए नहीं प्रकृति ने, प्रकृति के अपोजिट काम मत करिए। समझाने का मेरा काम है, फिर आप जो भी कहें वो सही है, मैं तो ये मान के चलता हूँ। और अब आपकी एज भी जो है वो 9 से 12th क्रिटिकल एज बोली जाती है। किसी बैड हैबिट्स में मत आइए। आजकल बैड हैबिट्स बहुत चक्कर काटती हैं बच्चों के आसपास, किसी की भी बहकावे में मत आइए। पेरेंट्स यानी माता पिता और टीचर्स, इनकी बातों पे फोकस करिए। सबसे बड़े बेल विशर जो हैं आपके, ये 3 लोग हैं जो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। ये सब मैंने एक शॉर्ट वीडियो ही बनाया है कि कौन बेल विशर है आपकी ज़िंदगी में। आप ये ध्यान रखिए, जिसकी बातें अच्छी न लगें वही आपका बेल विशर है, ध्यान रखिए। इस समय जो है इस एज में पेरेंट्स की बात अच्छी नहीं लगेगी, टीचरों की बात अच्छी नहीं लगेगी, वो बेल विशर हैं इसलिए आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं इन सब बातों के साथ मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाएं। ऑनलाइन कोचिंगें चल गई हैं, इनसे थोड़ा बचे रहें। टेक्स्ट बुक स्टडी करें। ये सब मैंने कोशिश की है आपको टिप्स देने की, और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।